नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। और इस फर्स्ट वीडियो में हम अपना जो ऑफिशियल सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट यूनिट आपको गिवन है वो कंप्लीट हम आज इसी वीडियो में जो है वो कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो आती है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। क्लियर है? तो अब हमें यहाँ पर समझना है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है ये समझाने से पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे से समझा देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन या फिर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है और z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी जो फॉर्म होती है ये आप सभी को पता है कि x प्लस आयोटा y की फॉर्म होती है। क्लियर है? a प्लस आयोटा b भी आप लिख सकते हो, यानी कि इन जनरल आपके पास ये फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन बोल सकते हो या फिर आप एक मैपिंग बोल सकते हो, तो जब हम इस पर एक मैपिंग डिफाइन करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, f ऑफ z बन जाएगा। यानी कि हम इस पर जो है वो फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये आपके पास f ऑफ x प्लस आयोटा y इस तरीके से ये वेरी कर जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है वो आपके पास f ऑफ z यानी कि f ऑफ x प्लस आयोटा y इस तरीके से जो है यहाँ पर आपके पास फंक्शन जो है वो z पर डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? देन हम इस एफ जेड को ही क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलेंगे। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलेंगे। और ये जो आपके पास नोटेशन होगी, यानी कि इसकी जो नोटेशन होगी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को नोटेशन जो हम देते हैं वो w से, या फिर आप जो है वो इसको f ऑफ z से आप इसको नोटेशन दोगे। क्लियर है? तो आपके पास एक नंबर है, उस पर आपके पास एक फंक्शन f ऑफ z जो है वो डिफाइन होगा। किस पर डिफाइन होगा? ये z पर ही डिफाइन होगा। इसी f ऑफ z को ही हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन बोलेंगे और इसकी जो नोटेशन होगी वो w या फिर f ऑफ z से होगी। और इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, w इज इक्वल्स टू में f ऑफ z, और इसको किस तरीके से आप एक्सप्रेस करोगे, u जो कि आपका x और y का ही फंक्शन है, प्लस में आयोटा v, और v जो है ये भी आपका x और y का फंक्शन है। तो आपके पास जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है उसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। ये आप अपने दिमाग में छाप लीजिए कि w इज इक्वल्स टू में एफ जेड इज इक्वल्स टू में u प्लस में आयोटा v, जहां पर u और v दोनों ही आपके x y के फंक्शन होते हैं। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। मान लीजिए आपके पास ये जो है वो एक जेड प्लेन है। ठीक है? मान लीजिए ये आपके पास एक जेड प्लेन है। ठीक है? ये जेड प्लेन है। इस जेड प्लेन में आपके पास बहुत सारे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो यहाँ पर मैं एक इन जनरल जेड नोट एक एलिमेंट ले लेती हूँ। इस जेड नोट एलिमेंट पर मैं फंक्शन डिफाइन करती हूँ, यानी कि इस जेड नोट की मैं यहाँ पर जब इमेज निकालूंगी तो आपके पास यहाँ पर इसके कॉरोस्पॉन्डिंग जो है वो एक डब्लू प्लेन जो है वो आपके पास यहाँ पर डिफाइन होगा। और ये जो W प्लेन है वो Z नोट की इमेज आपको यहाँ पर देगा, जिसको हम W नोट से नोटेशन दे रही हैं। ठीक है? ये आपका W नोट है, यानी कि जब हमने f ऑफ Z नोट निकाला वो किसके इक्वल आ गया, W नोट के इक्वल आ गया। यही हमने यहाँ पर लिखा है, हमने Z एलिमेंट लिया है तो हमने इस f ऑफ Z की जब हमने इमेज निकाली वो किसकी इक्वल आई है, W के इक्वल। और ये किस तरीके का यहाँ पर वेरी करेगा नंबर, ये आपका u ऑफ x कोमा y प्लस में आयोटा v कोमा x ऑफ y, यानी कि ये आपका Z नोट किस तरीके का है, ये आपका x नोट प्लस में आयोटा y नोट है। यहाँ पर जब इसकी इमेज निकालेंगे तो ये आपके पास u नोट प्लस में आयोटा v नोट टाइप का एलिमेंट आएगा। क्लियर है? तो ये जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता है और इसको नोटेशन हम कैसे देते हैं, w से या फिर f ऑफ z से। क्लियर है? तो यहाँ पर जेड प्लेन के कॉरोस्पॉन्डिंग आपके पास डब्ल्यू प्लेन एग्जिस्ट होगा और इसकी हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो इस डब्ल्यू प्लेन में जाएगी। तो ये जो है वो आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने नोट्स में जो लिख रखा है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। तो देखिए जेड आपके पास एक नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी जो फॉर्म है वो आपकी एक्स प्लस आयोटा वाई है। बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द फंक्शन एफ जेड डिफाइंड ऑन जेड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। कि जो आपके पास एफ जेड फंक्शन है जो कि डिफाइन है जेड पर, इसी को हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन बोलेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू और एफ ऑफ जेड, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू और एफ जेड से डिनोट करेंगे। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज, और इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू में एफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई, वेयर यू एंड वी आर रियल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। और यू और वी जो है ये आपके रियल फंक्शन है एक्स और वाई के। क्लियर है?
अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये आप एज ए नोट जो है वो याद रखना कि इफ टू ईच वैल्यू ऑफ जेड, यानी कि जेड की हर एक वैल्यू के लिए देयर कोरोस्पॉन्डिंग वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर ये आपका एक जेड प्लेन है और इस जेड प्लेन का हर एक एलिमेंट की अगर हम इमेज निकालें तो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज डब्ल्यू प्लेन में अगर आ रही है तो वो आपका वन वैल्यूड फंक्शन होगा। क्या होगा? वन वैल्यूड फंक्शन होगा। लेकिन अगर आपके पास जेड प्लेन के लिए अगर हर एक एलिमेंट की यूनिक जो इमेज है वो अगर डब्ल्यू प्लेन में नहीं आ रही है तो वो आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। क्लियर है? तो ये यही कहना चाहता है कि ईच वैल्यू ऑफ जेड, यानी कि जेड की हर एक एलिमेंट के लिए अगर वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू की एक सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है तो उसको हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ जेड बोलेंगे, अदरवाइज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1/z एक फंक्शन लेती हूँ, यहाँ पर मैं जेड की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगी तो आपके पास यहाँ पर डब्ल्यू की एक ही सिंगल वैल्यू आएगी। जैसे अगर मैं जेड की वैल्यू 1 लूंगी तो यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू 1 आएगी, जेड की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगी तो यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू 1/2 ही आएगी, यानी कि जेड की हर एक वैल्यू के लिए डब्ल्यू की एक ही वैल्यू आ रही है, तो ये आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। क्लियर है? लेकिन अगर यहां पर देखें कि w इज इक्वल्स टू में रूट जेड हमें ये जो है वो आपका फंक्शन दे रखा है, तो यहां पर अगर मैं z की कोई भी वैल्यू लेती हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर z की वैल्यू 4 ले ली, तो यहां पर z की वैल्यू 4 है, तो z की वैल्यू जब हम 4 लेंगे तो ये जो w की वैल्यू है वो आपके पास 2 आएगी, एक प्लस आपके पास 2 आएगा और एक आपके पास -2 आएगा, क्योंकि रूट है जो प्लस और माइनस 2 वैल्यू देता है। तो यहाँ पर हर एक z की वैल्यू के लिए w की एक ही वैल्यू यहाँ पर नहीं आई, यहाँ पर 2 वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है। इसका मतलब ये आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑफ z है। क्लियर है? ये जो डायग्राम मैंने आपको समझाया वही डायग्राम यहाँ पर मैंने जो है वो लिख रखा है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका रिमार्क है, ये रिमार्क समझिए ये क्या कह रहा है। अब देखिए रिमार्क में क्या है कि मान लीजिए आपको fz फंक्शन जो है वो ये दे रखा है z²। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर z की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, x प्लस में आयोटा y। अब x प्लस आयोटा y है तो मैं यहाँ पर पुट करूंगी तो क्या बनेगा, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप यहाँ पर लगाओगे तो x का स्क्वायर प्लस में आयोटा y का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2x आयोटा y, ये आपका क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये -y स्क्वायर प्लस में 2x आयोटा y, ये आपका एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए इसको जो है मैं u ऑफ x, y नाम दे देती हूँ, और जो आयोटा वाली फॉर्म है, आयोटा के साथ जो यहाँ पर टर्म है उसको मैं v ऑफ x, y नाम दे देती हूँ। यानी कि हमने fz लिया और उसकी जो फॉर्म है वो u प्लस आयोटा v में आ गई, जहां पर u और v जो है वो x और y के ही फंक्शन है। क्लियर है? तो ये आपके पास फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आ गया। क्लियर है? जहां पर u ऑफ x, y किसके इक्वल है, ये आपका x² माइनस में y² के इक्वल है। ये हम रियल पार्ट भी बोल देते हैं, u ऑफ एक्स वाई जो होता है ये आपका रियल पार्ट होता है, और जो v ऑफ एक्स वाई है ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, और यहाँ पर जो v ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 2xy है। क्लियर है? तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता है। ठीक है? देखिए ये तो आपकी तब बात होगी जब आपके पास रियल कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, लेकिन अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट, तब आपके पास जो है वो क्या इक्वेशंस बनेंगी वो चीज यहाँ पर आप समझिए। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो जैसे यहाँ पर fz फंक्शन हमने यहाँ पर जैसे z² लिया था, यहाँ पर जो z होगा वो आपका डिफाइन होगा r e⁻θ के रूप में। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर अगर पुट करूंगी f ऑफ z की जगह पर क्या आएगा, r e⁻θ, तो ये आपका z² यानी कि r e⁻θ का स्क्वायर, यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा r का स्क्वायर, e⁻θ का मतलब हो जाएगा e⁻2θ। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो ये r² है ये तो आपका एज इट इज रहेगा। e⁻θ अगर आपने डी मोरियस थ्योरम अगर आपने पढ़ रखी है तो उसमें आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास e⁻θ होता है तो वो आपके पास क्या हो जाता है, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ठीक है? ये होता है कि अगर आपके पास e⁻θ है तो वो कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा हो जाता है। यहाँ पर थीटा की जगह पर 2θ है तो ये r² आपके पास बन जाएगा कोस 2θ प्लस में आयोटा साइन 2θ। क्लियर है? ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर r² तो आपका एज इट इज है, तो अंदर अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर r² कोस थीटा, ये जो है वो आपका यहाँ पर क्योंकि ये पोलर फॉर्म है तो u r थीटा जो है वो आपका इक्वल आ जाएगा r² कोस 2θ का, और v ऑफ r थीटा जो है वो आपका इक्वल आ जाएगा, इसके साथ यहाँ पर r² करेंगे तो r² साइन 2θ, ये आपके पास जो है आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो u आपके पास रियल पार्ट होता है, v आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, और
तो ये जो है वो मैंने आपको पोलर फॉर्म में बताया कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। जैसे अगर हम रियल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो z जो है वो x प्लस आयोटा y में y की फॉर्म में होता है, और अगर हम यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो जो z है वो आपका r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में होता है। यहाँ पर हम जो आपके पास u ऑफ x कोमा y इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, v ऑफ x कोमा y इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हमें पोलर कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो वहां पर हम u r थीटा और v r थीटा इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। अब रिमार्क में है यहाँ पर मैंने सेम अभी जो आपको समझाया वही जो है वो लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो आती है लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए W आपके पास कोई भी एफ जेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि आपका डिफाइन है बाउंडेड एंड क्लोज्ड डोमेन डी में। तो W इज इक्वल्स टू एफ जेड आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, डिफाइन है बाउंडेड और क्लोज्ड डोमेन डी के अंदर। देन हम ये कह सकते हैं कि वी से दैट एफ जेड टेंड्स टू द लिमिट एल, कि जो एफ जेड है वो आपका टेंड करेगा लिमिट एल को। एज कब, जब आपके पास जेड अप्रोच करेगा जेड नोट को। ये कह रहा है कि जब जेड जेड नोट को अप्रोच करेगा तो आपका एफ जेड जो है वो लिमिट एल को टेंड करेगा। क्लियर है। एल को टेंड करेगा अलोंग एनी पाथ इन डे, यानी कि डोमेन की कोई भी अगर आप पाथ लेके चलते हो उस पाथ के थ्रू जो है वो आपका जब जेड जेड नोट को अप्रोच करेगा तो आपका एफ जेड जो है वो एल को टेंड करेगा। एनी पाथ का मतलब यहां पर समझिए कि अलोंग एनी पाथ का क्या मतलब कहना चाहता है ये, कि अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई भी आपके पास जो है वो रियल एक्सिस है और ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पर आपके पास z जो है वो एक फंक्शन है जो कि x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है। यहाँ से अगर हम यहाँ पर ओरिजिन की साइड आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी लाइन के थ्रू जो है वो आ सकते हैं, यानी कि z से अगर हम यहाँ पर ओरिजिन की साइड आ रहे हैं तो हम एक तो सीधा ये जो है रास्ता ले सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर हम ये तरीका लगा के भी आ सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी आ सकते हैं। क्लियर है। तो यानी कि बहुत सारे यहाँ पर पाथ बनते हैं अगर हम इस z पॉइंट से ओरिजिन की तरफ आते हैं तो। क्लियर है। तो अगर हम जेड नोट की तरफ, ये मान लीजिए जेड नोट हम मान लेते हैं, तो जब जेड नोट की तरफ अगर अप्रोच कर रहा है तो इसके अनेक पाथ हो सकते हैं। तो उन सभी पाथ से अगर हम यहाँ पर अप्रोच करवाएं कि z टेंड्स टू जेड नोट, तो अगर हम इन सभी पाथ के थ्रू अगर जाएं तो अगर जेड नोट को अप्रोच कर रहा है तो ये कह रहा है कि एफ जेड जो है वो एल को टेंड करेगा अलोंग एनी पाथ इन डे, कि हर एक पाथ में सेम होना चाहिए। क्लियर है। देन ईच पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर एप्सिलॉन, की हर एक पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर एप्सिलॉन के लिए आपके पास एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस में एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर, जहां पर जेड माइनस जेड नोट का जो मोड है वो लेस देन डेल्टा होगा। ये जो डेफिनेशन है ये आपको एज इट इज याद रखनी है कि एफ जेड माइनस में एल मोड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जीरो लेस देन मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा। क्लियर है। तो हर एक एप्सिलॉन के लिए आपके पास डेल्टा ग्रेटर जीरो एग्जिस्ट हो रहा है सच दैट आपके पास ये डेफिनेशन बनती है लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। तो ये जो डेफिनेशन है वो आपको एज इट इज एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब देखिए आपको पता है कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो आपको दो वैल्यू देता है। यहाँ पर जैसे लेस देन एप्सिलॉन है तो ये आपका माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगा। हमें सिर्फ यहाँ पर एफ जेड चाहिए, जैसे कि ये हमें दे रखा है एफ जेड माइनस में एल, ये आपका माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगा। अब हमें यहाँ पर सिर्फ बीच में एफ जेड फंक्शन चाहिए, तो हम यहाँ पर इस एल को हटाना चाहते हैं, तो मैं एल को यहाँ पर जो है वो सभी साइड ऐड कर दूंगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ जेड लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास एफ जेड फंक्शन किसके बीच में लाई करेगा, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। क्लियर है। सेम एज इट इज यहाँ पर हो जाएगा। जब हम यहाँ पर इस मॉडुलस फंक्शन की बात करेंगे तो ये माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा। जेड नोट हम यहाँ पर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये जेड नोट माइनस में डेल्टा लेस देन जेड नोट प्लस में डेल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि किसी भी पाथ के थ्रू अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं कि जेड जब जेड नोट को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड जो है वो आपका एल के इक्वल आएगा अलोंग एनी पाथ इन डी।
कोई भी पाथ आप यूज करो, ये जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपके पास लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन होती है। क्लियर है? तो मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी जो है वो समझा रखा है। डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं तो जैसे आपके पास ये जेड प्लेन है, ये जेड प्लेन के अंदर आपके पास एक जेड है, इसकी इमेज जो है वो एफ जेड आपके पास डब्ल्यू प्लेन में जा रही है। ये कह रहा है कि आपके पास जो लिमिट है, जैसे कि अगर जेड आपका, ये जो जेड है ये अगर आपका अप्रोच कर रहा है जेड नॉट को, देन हर एक एप्सिलॉन वैल्यू के लिए आपके पास एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट जहां पर एफ जेड माइनस में एल, यानी कि जब आप एफ जेड के और इस एल के बीच का जो डिस्टेंस निकालोगे वो इस रेडियस एप्सिलॉन से क्या आएगा, लेस आएगा, जहां पर इन दोनों का जो आपका डिस्टेंस होगा वो इस डेल्टा से लेस आएगा। क्लियर है? तो ये जो आपके पास यहाँ पर जो मैथमेटिकली जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू जो है वो समझा रखी है। क्लियर है? तो बाकी आपको ये जो डेफिनेशन है ये आपको एज इट इज याद रखनी है, और मेन जो चीज है वो है लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड इज इक्वल्स टू में l। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं, या फिर आप रूल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बोल सकते हो। तो देखिए ये क्या है। फर्स्ट है कि इफ लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड एग्जिस्ट, कि अगर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट हो रही है इसका मतलब वो आपके पास क्या होगी, यूनिक होगी। सेकंड है कि अगर लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड एग्जिस्ट हो रही है देन इट मस्ट बी इक्वल अलोंग एनी पाथ, कि अगर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो ये आपका मस्ट भी इक्वल होना चाहिए, कि अगर आप किसी भी पाथ से आ रहे हो, कोई भी पाथ अगर आप यूज कर रहे हो तो उन सभी पाथ के अलोंग जो है वो आपके पास सारी लिमिट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। क्लियर है? तभी हम ये बोलेंगे कि लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड जो है वो आपका एग्जिस्ट हुआ है, यानी कि लिमिट अगर हर एक पाथ के अलोंग अगर आपकी इक्वल आएगी तभी हम कहेंगे कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट हो रही है। क्लियर है? जैसे ही हमने 11th 12th में किया था कि आपके राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जब इक्वल आती तभी हम कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट है। सेम एज इट इज इसमें है कि अगर आप किसी भी पाथ के अलोंग आ रहे हो, पाथ कहने का मतलब क्या है कि आप एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हो, या फिर आप वाई एक्सिस के अलोंग आ रहे हो, या फिर आप वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स कर्व के अलोंग आ रहे हो, तो ये आपके कुछ कर्व बनते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पर लिमिट अप्रोच करवाते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी पाथ के अलोंग आते हो तो वो सारी जो लिमिट्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट हो रही है। थर्ड कह रहा है कि लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड गिव टू डिफरेंट वैल्यू, अगर आपके पास ये जो लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड अगर आपको दो डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है, एनी टू डिफरेंट पाथ, यानी कि हर एक, यानी कि मान लीजिए आपने कोई दो पाथ यूज किए, दोनों पाथ से आपकी जो लिमिट है वो डिफरेंट वैल्यू दे रही है, तो आपके पास यहाँ पर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, तो जो फोर्थ आपके पास रूल है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रूल के थ्रू जो है वो हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि इफ वी टेक z टेंड्स टू z नॉट अलोंग एनी आर्बिट्रेरी पाथ, कि अगर हम किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ के अलोंग अगर z टेंड्स टू z नॉट ले रहे हैं, तो एज आपके पास फर्स्ट क्या होगा कि अलोंग जो पाथ है फर्स्ट वो हम ये ले रहे हैं कि अलोंग रियल एक्सिस, रियल एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस, तो अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हो तो हम पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू में 0, यानी कि आपके पास जो एफ जेड फंक्शन आपको गिवन होगा उसमें हम y की जगह पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, जब हम किसके अलोंग यहाँ पर लिमिट निकालेंगे, x एक्सिस के अलोंग। और जब हम पाथ यूज करेंगे अलोंग इमेजिनरी एक्सिस या फिर आप बोल सकते हो y एक्सिस, तो v पुट x इज इक्वल्स टू में 0, यानी कि जब x एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो y 0 पुट करेंगे, और y एक्सिस के अलोंग अगर हम जाएंगे तो x आपका 0 पुट करेंगे, और फिर अलोंग द पाथ y इज इक्वल्स टू में mx, और ये आपकी फॉर्म हो सकती है कि y इज इक्वल्स टू एक्स भी आपको गिवन हो, y इज इक्वल्स टू 2x भी आपको गिवन हो, यानी कि इस टाइप से फॉर्म जो m की वैल्यू जो है वो डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, यानी कि आपका इन जनरल y इज इक्वल्स टू में mx होगा, यानी कि इस पाथ के अलोंग अगर हम जाएंगे तो जहां पर y होगा वहां पर हम mx पुट कर देंगे। फिर अगर हम मान लीजिए अलोंग द पाथ y इज इक्वल्स टू x रेज द पावर m, यानी कि इस पाथ के अगर हम थ्रू जाएंगे, ये एक तरफ से आपका एक्सपोनेंशियल पाथ हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू में x रेज द पावर m, जहां पर m ग्रेटर 0 होगा, तो ये पाथ जाएंगे तो हम m y की जो वैल्यू है वो x रेज द पावर m पुट कर देंगे। क्लियर है? तो देखिए ये जो आपके पास पाथ है ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे से एग्जांपल के थ्रू समझा सकती हूँ। तो ये एग्जांपल देखिए क्या है, ये जो एग्जांपल है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि फॉर द फंक्शन एफ जेड z अपॉन में z बार चेक एट पॉइंट z इक्वल्स टू में 0
वेदर द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, हमें ये चेक करना है कि आपके पास यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो हम यहाँ पर कोई भी पाथ यूज करेंगे और उन सभी पाथ के थ्रू जो है वो अगर आपके पास लिमिट सबकी सेम आ रही है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर लिमिट आपकी एग्जिस्ट हो रही है। और अगर सभी पाथ के अलोंग अगर आपकी लिमिट सेम नहीं आ रही तो हम कहेंगे कि ये आपका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्लियर है? तो आपके पास यहाँ पर फंक्शन दे रखा है एफ जेड इज इक्वल्स टू में जेड अपॉन में जेड बार। क्लियर है? अब आपको पता है जेड जो है ये क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और जेड बार यानी कि कॉन्जुगेट जब आप निकालते हो तो ये आपका जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन में एक्स माइनस में आयोटा वाई, ये हमें एफ जेड फंक्शन दे रखा है। क्लियर है? तो पहले मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस पाथ जो है वो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस पाथ का मतलब क्या है कि हम y इज इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा कि लिमिट z टेंड्स टू में z नॉट एफ जेड, जहां पर एफ जेड फंक्शन क्या है, एफ जेड फंक्शन है आपके पास यहाँ पर x प्लस में आयोटा वाई और x माइनस में आयोटा वाई। क्लियर है? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 x प्लस आयोटा वाई अपॉन में x माइनस में आयोटा वाई। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर x एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं तो y आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा। तो अगर ये आपके दोनों 0 बन जाएंगे तो क्या बचेगा, x अपॉन x बचेगा, x बाई x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और 1 जो है ये आपका कांस्टेंट है तो लिमिट यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आपके पास वैल्यू जो है यहाँ पर 1 आ जाएगी। क्लियर है? सेम एज इट इज यहाँ पर मैं अलोंग y एक्सिस जाऊं तो अलोंग y एक्सिस पाथ अगर जाऊं तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे कि अलोंग द पाथ y एक्सिस। ठीक है? तो y एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो हम यहाँ पर x को क्या पुट करेंगे, 0। यहाँ पर आप लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू भी 0। क्लियर है? तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। यहाँ पर आपके पास फंक्शन है x प्लस आयोटा वाई अपॉन में x माइनस में आयोटा वाई। तो यहाँ पर x 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 आयोटा वाई अपॉन में माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ पर जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस 1 बचेगा, तो ऑल ओवर आपके पास यहाँ पर रिजल्ट -1 आ जाएगा। तो जब हमने अलोंग एक्स एक्सिस निकाला और जब हमने अलोंग वाई एक्सिस निकाला तो आपके पास दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही है। तो जब हमने कोई भी दो पाथ यूज करे, दोनों की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है, तो हमने यहाँ पर 3rd नंबर का रिजल्ट ही पढ़ा था कि आपके पास लिमिट जो है वो आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये तो जो है वो आपका मेथड यूज होता है कि जब आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो वहां पर ये आपका जो है वो हम सीधा यहाँ पर जो है वो कमेंट कर सकते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो क्या आप कह सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी? तब भी हम नहीं कह सकते। फिर हम कोई एक और पाथ जो है वो यहाँ पर चेक करके देखेंगे कि उस पाथ के अलोंग आपके यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट मेथड आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है तो आपको शॉर्टकट मेथड आपको कौन सा यूज करना है, आपको अलोंग द कर्व y इज इक्वल्स टू में mx के अलोंग जो है वो आपको चेक करना है। कब चेक करना है? ये पाथ आपका तब यूज होगा जब आपको z की वैल्यू 0 दे रखी हो, और अगर z की वैल्यू कोई कांस्टेंट अनदर वैल्यू हो तब आपके पास जो पाथ होगा वो y इज इक्वल्स टू में mx प्लस में c होगा। क्लियर है? तो जहां पर z इक्वल्स टू में 0 की बात होगी तो वहां पर हम इसी पाथ का यूज करेंगे। क्योंकि हम इस पाथ का यूज क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके अनेक पाथ बनते हैं। जैसे y इज इक्वल्स टू में x हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू में 2x हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू वेरी करती रहेगी, y इज इक्वल्स टू में 3x हो गया। इस तरीके से जो है वो अनेक पाथ होंगे। और अगर इस पाथ के अलोंग आपके पास सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ m यहाँ पर अगर वैल्यू आ जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। और अगर आपके पास जो लिमिट आएगी वो अगर इस m के ऊपर डिपेंड होगी तो हम कहेंगे कि ये आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर है? अब जैसे हम इसी पाथ के अलोंग अगर जाएं तो देखिए, मान लीजिए मैं यही पाथ यूज कर रही हूँ और आपका एफ जेड फंक्शन यही है, तो हम कैसे यहाँ पर निकालेंगे? देखिए, हम करेंगे कि लिमिट z टेंड्स टू z नॉट x प्लस में आयोटा वाई और x माइनस में आयोटा वाई। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हम y की जगह पर क्या पुट करेंगे? mx। तो mx पुट करो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 x प्लस में आयोटा y की जगह पर हम mx पुट करें अपॉन में x माइनस में आयोटा mx। क्लियर है? अब देखिए, ऊपर से मैं यहाँ पर x कॉमन लूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 प्लस में आयोटा m बचेगा। नीचे x कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा? 1 माइनस में आयोटा m बचेगा। बाहर आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0 चल रहा है। क्लियर है? तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास लिमिट
x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट ऑफ x और y है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, जो आपके पास वैल्यू आएगी इस लिमिट की, वो क्या आएगी, ये आएगी 1 प्लस आयोटा एम अपॉन में 1 माइनस में आयोटा एम। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ये जो आंसर आया है ये आपका एम पर डिपेंड कर रहा है। एम की अनेक वैल्यूज पर ये जो आपकी लिमिट है वो चेंज होती जाएगी। अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू 1 लेंगे तो आपके पास 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। 2 लेंगे तो 1 प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। यानी कि m की अनेक वैल्यूज के लिए ये जो आपका आंसर है ये आपको अनेक वैल्यूज यहाँ पर दे रहा है। इसका मतलब ये आपका डिपेंड है m की वैल्यू पर, तो यहाँ पर जो है वो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं हुई। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करना होता है। अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है तो आपको सीधा यही यूज करना, शॉर्टकट मेथड, जो y इक्वल्स टू में mx कर्व के अलोंग होता है। क्लियर है? आपको क्या करना होता है, जो फंक्शन गिवन होता है वहां पर y की जगह पर mx पुट करना होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये मैंने जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिखा रखा है वो बाकी मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें फंक्शन दे रखा है z अपॉन में z बार का मोड उसका स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसकी आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट होगी या फिर नहीं होगी। फंक्शन हमें क्या दे रखा है, z अपॉन में z का क्लोजर या फिर आप कॉन्जुगेट बोल सकते हो, z अपॉन में z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। अब हम यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि लेट एफ जेड बी अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, कि अगर आपके पास एफ जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है देन एफ जेड इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। देन हम इस एफ जेड फंक्शन को बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट जेड इज इक्वल्स टू में जेड नॉट, कि ये जो आपका एफ जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है इसी को हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे एट पॉइंट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट पर इफ अगर यहाँ पर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। फर्स्ट कंडीशन की एफ जेड नॉट आपका एग्जिस्ट हो जाए, सेकंड की लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड एग्जिस्ट हो जाए। एफ जेड नॉट का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर आपको 0 पॉइंट पर अगर ये दिखाना है कि 0 पॉइंट पर आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो आपके पास जो फंक्शन गिवन होगा उसमें हमें 0 वैल्यू पुट करनी है, वो एग्जिस्ट हो जानी चाहिए। क्लियर है? सेकंड ये है कि अगर हम लिमिट लगाएं, यानी कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो जब आपके पास लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, जो लिमिट आपके पास आएगी उसकी वैल्यू और जो एफ जेड नोट की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपके पास थर्ड कंडीशन होती है। बाकी ये आपकी 12th का ही पोर्शन है, उसी में जो कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन होती है वही यहाँ पर है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो इन अदर वर्ड्स में आपको जो डेफिनेशन दे रखी है ये आपकी कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की ही डेफिनेशन है और ग्रेजुएशन लेवल पे कंटिन्यूटी की यही डेफिनेशन बनती है और एग्जाम में इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि आपके पास कंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशन होती है। तो देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन क्या कहती है कि अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इज इक्वल्स टू में एफ जेड डिफाइंड इन द बाउंडेड क्लोज्ड डोमेन d इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। यानी कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इज इक्वल्स टू एफ जेड गिवन है इसी को हम क्या कहेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है ये किसी पॉइंट z इज इक्वल्स टू में z नॉट पर इफ गिवन एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, कि अगर किसी गिवन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए अगर हम फाइंड कर लें कोई पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट एफ जेड माइनस में एफ जेड नॉट का मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो वेन एवर जेड माइनस में जेड नॉट का मोड लेस देन डेल्टा हो। यहाँ पर एफ जेड क्या है, एफ जेड आपके पास फंक्शन है, माइनस में उस फंक्शन में जब हम जिस पॉइंट पर हम चेक करें कि कॉन्टिन्यूअस है वो पॉइंट रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस होगी, उसका जो मोड होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। क्लियर है? सिंबॉलिकली हम इसको लिखेंगे कि जब हम उसकी जो लिमिट निकालेंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, वो अगर आपकी इक्वल आ जाएगी उस फंक्शन में जिस पॉइंट पर हम चेक करें उस फंक्शन में जब हम रखेंगे उस वैल्यू के इक्वल, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रखा है इस एग्जांपल के थ्रू जो है वो मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हम कॉन्टिन्यूअस और नॉट कॉन्टिन्यूअस चेक करेंगे। तो हमें यहाँ पर फंक्शन दे रखा है z डॉट जेड बार, यानी कि हमें यहाँ पर फंक्शन दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन कर रखी उसी के कॉन्जुगेट से। तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y होता है और z कॉन्जुगेट निकालेंगे तो x माइनस आयोटा y होता है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर
करेंगे तो आयोटा y का स्क्वायर होगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो fz फंक्शन जो है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। शॉर्टकट मेथड आपको अलोंग द कर्व y इज इक्वल्स टू में mx आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो इसके अलोंग मैं यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करूंगी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 fz, यानी कि जहां पर भी y है उस पर हम mx वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगी तो मेरा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस में m स्क्वायर बनेगा। क्लियर है। तो यहां पर जब लिमिट पुट करवाएंगे तो x टेंस 0 करेगा तो ये आपका सारा ही क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब यहां पर इस लिमिट की जो वैल्यू है वो m पर डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे ही हमने x को 10 करा ये सारा 0 बन गया, तो यहाँ पर m से इंडिपेंडेंट फंक्शन है ये। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास लिमिट है वो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट हो गई। तो यहाँ पर एग्जिस्ट हो गई, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपके पास यहाँ पर हमें ओरिजिन पे ही चेक करना था कि ये आपकी कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अब हम यहाँ पर फंक्शन में 0 पुट करेंगे। तो फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो 0.0 का क्लोजर करो या कुछ करो 0 ही रहेगा, तो 0.0 0 ही बन जाएगा। इसका मतलब जब हमने यहाँ पर f0 रखा तो वो आपका जो लिमिट थी उसकी वैल्यू के इक्वल आ गया, यानी कि fz पुट किया तो वो 0 आ गया, ये एग्जिस्ट हो गया फाइनाइटली। तो लिमिट z टेंस टू 0 fz जो है वो आपका f ऑफ 0 के इक्वल आ गया, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। तो ये जो फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर है। तो जो डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया था उसी के थ्रू हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। बाकी आप यहाँ पर सीधा एज इट इज याद रखना कि जो आपके पास अगर fx फंक्शन आपको z बार दे रखा है और ओरिजिन पे हमें ये चेक करना कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। तो ये भी आपको यहाँ पर एज इट इज जैसे लिख रखा है वैसे याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा इन डोमेन डी में इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए अगर हम एक डेल्टा ग्रेटर 0 फाइंड कर लें जो कि किस पर डिपेंड है, एप्सिलॉन पर डिपेंड है, सच दैट द इनइक्वालिटी, ये जो आपके पास है कि f ऑफ z1 माइनस में f ऑफ z0, इसका जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है कि f ऑफ z1 माइनस में f ऑफ z0 इसकी जो मॉडुलस वैल्यू वो लेस देन एप्सिलॉन होगी, कि ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है वो हर एक पेयर के लिए जो है वो आपकी एग्जिस्ट होगी, सच दैट यहाँ पर जो आपके पास मोड ऑफ z1 माइनस में z2 का जो मोड है वो लेस देन डेल्टा होगा। क्लियर है। यहाँ पर जैसे मैं z0 बोल रही हूँ, इसका मतलब ये जो z0 है इसी के लिए मैं z0 बोल रही हूँ। क्लियर है। तो fz1 माइनस में fz0 का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्लियर है। ये आपके पास डेफिनेशन है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये जो डेफिनेशन है ये आपकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट मैंने आपको 2 एग्जांपल दे रखी है, आपको एज इट इज याद रखने हैं कि ये जो आपके पास 2 फंक्शन है, जैसे fz फंक्शन अगर आपको मॉडुलस ऑफ z दे रखा है या फिर अगर आपको कॉन्जुगेट ऑफ z दे रखा है, तो ये आपके कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होते हैं, यानी कि हर पॉइंट पर ये जो है वो आपके क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें तो ठीक है, तो ये आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये समझिए क्या कह रहा है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि लेट fz बी अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, कि अगर आपके पास fz कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है देन fz इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट z इज इक्वल्स टू में z0, कि fz आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, इस fz को हम डिफरेंशिएबल बोलेंगे एट पॉइंट z इज इक्वल्स टू में z0 पर इफ अगर लिमिट z टेंस टू z0 fz माइनस में fz0 अपॉन में z माइनस में z0। अब देखिए ये जो आपके पास डेफिनेशन में जो ये एक तरफ से आप फॉर्मूला याद रखें कि लिमिट z टेंस टू z0 वो होगा जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो लिमिट z टेंस टू z0 fz माइनस में fz0 अपॉन में z माइनस में z0, अगर ये वो आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इट इज डिनोटेड बाय f डैश z0 या फिर df z0, इस तरीके से भी हम इसको नोटेशन दे सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपके डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 2 नोट है, ये नोट आपको याद रखने हैं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एनी पॉइंट आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट, कि अगर आपके पास किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन सेकंड कह रहा है कि अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किसी पॉइंट पर तो वो आपका डिफरेंशिएबल
हो उस पॉइंट पर, ये जरूरी नहीं है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कि अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन आपका किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं कि वो आपका डिफरेंशिएबल भी हो। क्लियर है? तो दोनों नोट जो है ये आपके इंपॉर्टेंट नोट है, आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है ये है कि द फंक्शन एफ जेड जेड बार इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड इज इक्वल्स टू में 0, यानी कि ये जो फंक्शन है वो आप याद रख सकते हो कि जो जेड कॉन्जुगेट होता है ये आपका कॉन्टिन्यूअस होता है 0 पर, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेकिन मैं आपको यहाँ पर चेक करके बताती हूँ कि किस तरीके से हम चेक करते हैं। तो देखिए मैं आपको ये एग्जाम्पल करवा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है वो हमें एफ जेड फंक्शन दे रखा है जेड क्लोजर। अब जेड क्लोजर हम कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस में आयोटा वाई हो जाता है, क्योंकि आपके पास जेड क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो उसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाता है। अब देखिए एक शॉर्टकट होता है कि अगर आपको इस तरीके से पॉलिनोमियल गिवन होता है, कोई भी एफ जेड फंक्शन अगर इस टाइप से पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो, तो वो जो पॉलिनोमियल की फॉर्म में होता है तो वो हमेशा 100% जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये आपका सीधा ही जो है वो यहाँ पर चेक हो गया कि ये जो फंक्शन है वो आपका एट एक्स इज इक्वल्स टू में जेड इज इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। जब मैं आपको एमसीक्यू वीडियो करवाऊंगी उसमें मैं आपको ये शॉर्टकट सारे बताऊंगी कि किस टाइप के फॉर्म अगर आपके पास हो तो वो कॉन्टिन्यूअस होगी ही होगी। क्लियर है? तो एक आप फॉर्म याद रखना, पॉलिनोमियल जो होती है ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस होती है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट जेड इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको जो है वो डेफिनेशन बताई, एफ डैश जेड नोट क्या होता है? लिमिट जेड टेंड्स टू में, यहाँ पर क्योंकि जेड नोट 0 है तो लिमिट जेड टेंड्स टू में यहाँ पर पहले जेड नोट ही ले लेती हूँ। फिर आपके पास आएगा एफ जेड माइनस में एफ 0 अपॉन में होता है जेड माइनस में जेड नॉट है। तो अब देखिए यहाँ पर लिमिट जेड टेंस टू में जेड नोट क्या है? 0 है। एफ जेड हमें क्या दे रखा है? जेड क्लोजर माइनस में एफ 0, यानी कि 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, अपॉन में जेड आपका एज इट इज आ जाएगा माइनस में 0। अब देखिए ये जो है वो आपके पास जेड क्लोजर है, यानी कि लिमिट जेड टेंस टू 0 क्या बचा? जेड क्लोजर अपॉन में जेड। ये जो जेड क्लोजर है इसको हम एक्स माइनस आयोटा वाई से डिनोट करते हैं। आप इसको कॉन्जुगेट भी बोल सकते हो। तो कॉन्जुगेट जो है ये आपका एक्स माइनस आयोटा वाई होता है, और जो ये आपके पास जेड है ये आपका एक्स प्लस में आयोटा वाई होता है। क्लियर है? तो ये आपके पास फॉर्म बन के आ गई। अब हम यहाँ पर लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट चेक करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि हम अलोंग द कर्व वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स पर जो है वो पुट करके देखेंगे। तो हम यहाँ पर y की जगह पर क्या पुट करेंगे? mx। तो x माइनस में आयोटा mx अपॉन में होगा x प्लस में आयोटा mx। साथ में आपका लिमिट z टेंस टू 0 जो है वो चल रहा है। ऊपर से मैं x कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा? 1 माइनस में आयोटा m बचेगा, और नीचे से कॉमन लूंगी तो x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस में आयोटा m बच जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x और y है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी लिमिट की वो 1 माइनस में आयोटा m अपॉन में 1 प्लस आयोटा m बचेगी। ये m की वैल्यू जैसे हम वेरी कराएंगे ये आपके पास वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेंगी, यानी कि अनेक पाथ यहाँ पर बनेंगे। y इज इक्वल्स टू m बनेगा, y इज इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर y इज इक्वल्स टू x बनेगा, y इज इक्वल्स टू 2x बनेगा, y इज इक्वल्स टू 3x। इस तरीके से अनेक यहाँ पर जो है वो आपके पास पाथ बनेंगे, और जैसे जैसे हम m की वैल्यू वेरी करवाएंगे ये आपकी चेंज होते रहेंगे। तो हर एक पाथ पर आपकी वैल्यू अलग अलग आएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर आपके पास लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुई तो ये आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चीज आपको एज इट इज याद रखनी है कि जो आपके पास एफ जेड इज इक्वल्स टू में जेड का जो कॉन्जुगेट होता है वो आपके पास कॉन्टिन्यूअस होता है 0 पर, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए इन अदर वर्ड्स में आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर ये फॉर्म भी आपको डाल दी जाएगी। तो अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो आप उसका आंसर नहीं लगा पाओगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी की ये डेफिनेशन है। इसमें आपके पास वही कि आपके पास एफ जेड आपके पास फंक्शन है, और ये जो है वो आपका डिफाइन है इन सम डोमेन डी में कंटेनिंग द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट जेड नोट के नेबरहुड में कंटेन कर रहा है। देन एफ जेड इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल्स टू में जेड नॉट इफ द इंक्रीमेंट रेशियो, इसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट रेशियो एफ जेड नॉट प्लस में डेल्टा जेड माइनस में एफ जेड नॉट अपॉन में डेल्टा जेड टेंड टू ए यूनिक लिमिट। ये जो है वो यूनिक लिमिट को टेंड करेगा जब डेल्टा जेड जो है वो 0 को टेंड करेगा अलोंग एनी पाथ ऑफ डोमेन डी, किसी भी पाथ के अलोंग। एंड दिस यूनिक लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड, और ये जो आपके पास यूनिक लिमिट आएगी वो ही आपकी डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड होगा एट जेड इज इक्वल्स टू में जेड नॉट पर, एंड इज डिनोटेड बाई एफ डैश जेड नॉट।
तो एफ डैश जेड नॉट लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड नॉट प्लस में डेल जेड माइनस में एफ जेड नॉट अपॉन में डेल जेड। ये आपके पास जो है वो एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, जो कि आपको एज इट इज याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास इस तरीके से भी फॉर्म जो है वो दी जा सकती है डिफरेंशिएबिलिटी में। ये क्या है कि एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स टू होगा एफ जेड माइनस में एफ जेड नॉट अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट माइनस में एल का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, जहां पर जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा होगा। तो ये तीनों फॉर्म जो है वो आपको एज इट इज याद रखनी है, किसी भी फॉर्म से जो है वो क्वेश्चन बन के आ सकता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन दे रखा है जेड क्यूब माइनस में 2z, ये हमें एट जेड इज इक्वल्स टू -1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि हमने किस मेथड से जो है वो क्वेश्चन किया है, आपको सीधा यहाँ पर इसको जो है वो करना है। जैसे हमें यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा वो ये दे रखा है कि जेड क्यूब माइनस में 2z, तो यहाँ पर हम एफ डैश जेड निकालेंगे, सीधा निकाल सकते हैं। क्या होगा 3z स्क्वायर माइनस में 2 होगा, हमें एफ डैश -1 वैल्यू पुट करनी है, यानी कि -1 पे चेक करना। तो 3 इंटू में -1 का स्क्वायर माइनस में 2, यानी कि आपका 3 होगा माइनस में 2, यानी कि 1 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो मैंने ये जो सॉल्यूशन कर रखा है, ये आपका जो मैंने अभी आपको इंक्रीमेंट वाला जो बताया, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रखा है, ताकि आप समझ सके कि किस तरीके से यहाँ पर ये सॉल्यूशन होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एफ डैश -1 पे हमें चेक करना है, तो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है जेड नॉट। तो जेड नॉट की वैल्यू क्या है -1, प्लस में होता है डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड हो गया, माइनस में होता है एफ जेड नॉट, जेड नॉट की वैल्यू -1, क्योंकि हमें -1 पे चेक करना, वो लिख दिया अपॉन में डेल्टा जेड। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एफ जेड जो है वो क्या फंक्शन है, जेड क्यूब माइनस में 2z। यहाँ पर जेड का काम कौन कर रहा है, -1 प्लस में डेल्टा जेड। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो -1 प्लस डेल्टा जेड का क्यूब माइनस में 2, जेड की जगह -1 प्लस में डेल्टा जेड, फिर माइनस में एफ ऑफ -1, यानी कि यहाँ पर इस फंक्शन में -1 पुट करेंगे, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया अपॉन में डेल्टा जेड। अब देखिए ए प्लस में बी की होल क्यूब हम खोलेंगे, तो ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में होता है आपके पास 3ab, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो माइनस का 3 डेल्टा जेड इंटू ए करोगे तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। इंटू में आपके पास होता है a प्लस बी, तो a प्लस बी, लेकिन यहाँ पर a जो है वो आपका माइनस का है, तो आप यहाँ पर डेल्टा जेड माइनस में 1 करोगे, प्लस में आपके पास यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 माइनस में 2 डेल्टा जेड हो जाएगा। माइनस के अंदर यहाँ पर सोल्व करोगे, ये बन के तैयार हो जाएगा डेल्टा जेड। अब यहाँ के नेक्स्ट यहाँ पर ये एज इट इज लिख रखा है, यहाँ पर बस क्या कर रखा है, 2 में से -1 जाएगा तो 1 बचेगा, ये एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर जो है वो डेल्टा जेड जो है वो सब में से कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए ये जो है वो आपका -1 है, और इस -1 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी सबसे डेल्टा जेड जो है वो कॉमन लिया, तो यहाँ पर स्क्वायर बच जाएगा, ये लास्ट में लिख रखा है। फिर यहाँ से डेल्टा जेड कॉमन लिया, तो आपके पास माइनस में 3 डेल्टा जेड -1 बचेगा, फिर यहाँ पर -2 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 यहाँ पर वेरी करवाया इन्होंने, तो जब हम डेल्टा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, दोनों डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कैंसिल हो जाएगा, फिर डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 करवाएंगे, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो -1, तो ये आपका क्या होगा, माइनस माइनस, तो प्लस का 3 बच जाएगा, माइनस का 2 है, प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो -2 + 3 आपके पास 1 जो है वो आंसर में आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको शॉर्टकट जो तरीका मैंने आपको बताया उसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको एक रिजल्ट दे रखा है। ये रिजल्ट क्या कह रहा है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कि आपके पास जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये रिजल्ट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो एनालिटिक फंक्शन की आती है। तो देखिए एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, तो ये जो डेफिनेशन है ये आपकी थोड़ी सी वर्डिंग डेफिनेशन आपको एज इट इज याद रखनी है। ये डेफिनेशन क्या है कि अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक, कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड है उसको हम एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे एट अ पॉइंट जेड नोट पर इफ इट डिफरेंशिएबल इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट। यानी कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड को एनालिटिक बोल रहे हैं किसी पॉइंट जेड नोट पर, कब बोल रहे हैं एनालिटिक, जब वो उस जेड नोट के नेबरहुड पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। क्लियर है। तो ये जो है वो आपको एनालिटिक फंक्शन की एज इट इज डेफिनेशन याद रखनी है। सेकंड यहाँ पर इसी की डेफिनेशन है कि अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड नोट, कि आपके पास फंक्शन एफ जेड जो है उसको हम एनालिटिक बोलेंगे अ पॉइंट जेड नोट पर इफ देयर एग्जिस्ट नेबरहुड मॉड ऑफ जेड माइनस में जेड नॉट लेस देन डेल्टा एट ऑल पॉइंट्स ऑफ विच एफ डैश जेड एग्जिस्ट। क्या वही सेम है, एफ डैश जेड का मतलब क्या है कि आपका डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट हो जाए नेबरहुड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा पर, वही सेम है। तो आपके पास दोनों ही डेफिनेशन है, बस यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर दिया।
क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन लिख रखी है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो देखिए ये डेफिनेशन क्या कहती है कि अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन w इज इक्वल्स टू में एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, क्योंकि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता है उसका फॉर्मेट होता है यू प्लस आयोटा वी का। क्लियर है। इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन, इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है कि एफ जेड जो है वो शुड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन, कि जो आपका एफ जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है वो आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। सेकंड पॉइंट है कि एफ जेड शुड हैव यूनिक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन डी, कि आपके पास जो एफ जेड फंक्शन है वो एफ जेड फंक्शन डोमेन डी के हर एक पॉइंट पर एक यूनिक डेरिवेटिव वैल्यू जो है वो देता हो। क्लियर है। थर्ड कंडीशन है कि एफ जेड जो आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है शुड सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, यानी कि कोसी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। सीआर इक्वेशन होती है कि कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल्स टू में कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई, एंड कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई इक्वल होता है माइनस में कर्ल वी अपॉन में कर्ल एक्स। तो ये आपकी सीआर इक्वेशन होती है कि जो यू एक्स है वो वी वाई के इक्वल हो और जो यू वाई है वो माइनस वी ऑफ एक्स के इक्वल हो। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है कि फर्स्ट आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, सेकंड हर डोमेन के हर एक एलिमेंट पर आपके पास जो डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो आपकी यूनिक होनी चाहिए, थर्ड कि आपका जो फंक्शन है वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। क्लियर है। तब हम कहेंगे कि जो आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट है, ये नोट क्या कह रही है कि जो आपका एनालिटिक फंक्शन है इसको रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं और एक इसको होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है। तो आपका जो होलोमॉर्फिक फंक्शन है ये और कुछ नहीं आपका एनालिटिक फंक्शन ही होता है। सेकंड है कि इफ अ फंक्शन एफ जेड डज नॉट सेटिस्फाई द सीआर इक्वेशन, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है और वो अगर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। क्लियर है। तो जैसे आपके पास थर्ड कंडीशन है कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए और अगर कोई फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो आपका एनालिटिक भी नहीं होगा। क्लियर है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है सीआर इक्वेशन को देन इट मे और मे नॉट बी एनालिटिक, तो वो जो फंक्शन है वो आपका एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? एनालिटिक होने के लिए तीन कंडीशन होती हैं। तो अगर कोई फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम नहीं कह सकते कि वो आपका एनालिटिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो भी वो आपका एनालिटिक नहीं होगा। तो तीनों कंडीशन जब होल्ड होगी तभी हम कहेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है। तो इसमें यही कह रहा कि अगर आपका सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो भी हम नहीं कह सकते कि आपका फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट ऑफ द इंटायर फाइनाइट प्लेन, कि अगर आपके पास कोई एफ जेड फंक्शन है और वो एफ जेड फंक्शन आपका इंटायर फाइनाइट प्लेन पर अगर हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है एनालिटिक हो रहा है तो वो जो आपका फंक्शन होगा वो आपका इंटायर फंक्शन कहलाता है। यानी कि आपके पास जो प्लेन गिवन होगी उस प्लेन के हर एक पॉइंट पर अगर फंक्शन आपका एनालिटिक है तो वो फंक्शन आपका कहलाएगा इंटायर फंक्शन। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास आता है कोसी रीमान इक्वेशन। अब कोसी रीमान इक्वेशन जो है इसकी आपके पास नेसेसरी कंडीशन ही होती है। तो ये चीज भी आप याद रखना कि कोसी रीमान इक्वेशन जो होती है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, वो नेसेसरी कंडीशन होती है। क्लियर है। तो ये नेसेसरी कंडीशन देखिए क्या है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, कि आपके पास जो है वो नेसेसरी कंडीशन है एफ जेड की एनालिटिक होने के लिए कि इफ अ फंक्शन एफ जेड फंक्शन आपका होगा यू एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई, क्योंकि ये आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जेड नॉट एक्स नॉट प्लस में आयोटा वाई नॉट इन अ डोमेन डी, ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है ये आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट पॉइंट जेड नॉट पर। देन द फोर पार्शियल डेरिवेटिव, देन आपके पास चार पार्शियल डेरिवेटिव होंगे यू एक्स यू वाई वी एक्स एंड वी वाई एग्जिस्ट एट एक्स नॉट वाई नॉट एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि यू एक्स जो है वो वी वाई के इक्वल होना चाहिए। यू एक्स का मतलब है कर्ल यू अपॉन में कर्ल एक्स इक्वल कर्ल वी अपॉन में कर्ल वाई, एंड कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई जो है वो आपका माइनस ऑफ कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो जब आपके पास ये चार पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होते हैं और इस कंडीशन के साथ ये आपका इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये आपके सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। तो ये आपके पास नेसेसरी कंडीशन है और अब है यहाँ पर सुफिशिएंट कंडीशन है
एफ जेड टू बी एनालिटिक। ये एफ जेड एनालिटिक होने के लिए आपके पास सफिशिएंट कंडीशन है और ये आपके सिलेबस में भी आपको डिफाइन है कि सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। तो देखिए ये आपके पास क्या कहती है कि द कॉन्टिन्यूअस वन वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, या फिर आप होलोमॉर्फिक बोल सकते हो, इन ए डोमेन डी इफ द फोर पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एग्जिस्ट आर कॉन्टिन्यूअस एंड सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन। कि ये जो सारे पार्शियल डेरिवेटिव आपके कॉन्टिन्यूअस हो और अगर सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो हम बोलेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। क्लियर है? तो ये आपके पास सफिशिएंट कंडीशन होती है एफ जेड टू बी एनालिटिक होने के लिए। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपके पास सफिशिएंट कंडीशन होती है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। जो प्रीवियस एग्जाम में आपके पास जो यहाँ से क्वेश्चन बना था वो इनकी फॉर्म से ही क्वेश्चन आया था, पोलर फॉर्म से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आगे भी आपका यहाँ पर जो है वो फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये एग्जैक्ट याद रखने हैं। तो सी आर इक्वेशन पोलर फॉर्म में क्या होती है, बाकी तो यहाँ पर वर्डिंग में लिखा हुआ है। मेन चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि कर्ल यू अपॉन में कर्ल आर जो है वो आपका इक्वल होता है 1/r डॉट कर्ल वी अपॉन में कर्ल थीटा, एंड कर्ल वी अपॉन कर्ल आर जो है वो आपका इक्वल होता है माइनस में 1/r कर्ल यू अपॉन में कर्ल थीटा। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपके पास सी आर इक्वेशन होती है पोलर फॉर्म में। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। कि जो आपके पास एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस होता है तो वो आपका कांस्टेंट ही होता है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन देखिए क्या कहती है कि अ रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन। कि आपके पास जो रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ होता है उसको हम हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे इफ इट सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। अगर वो रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपका लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो वो आपका हार्मोनिक फंक्शन होगा। लैप्लास इक्वेशन क्या होती है, कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी नोटेशन दे सकते हैं कि डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू में 0। कि अगर आपके पास ये डेल स्क्वायर फाई अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये आपकी लैप्लास इक्वेशन होती है, और अगर कोई भी रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर आपकी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो वो आपका हार्मोनिक फंक्शन होता है। तो ये कंडीशन आपको एज इट इज याद रखनी है। अब यहाँ पर एक नोट दे रखा है, ये नोट क्या कह रहा है कि इफ एफ जेड अगर हमें u प्लस आयोटा v इज एन एनालिटिक फंक्शन। कि अगर हमें एक एनालिटिक फंक्शन दे रखा है देन u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। तो अगर आपके पास एनालिटिक फंक्शन है तो वो आपका हार्मोनिक फंक्शन भी होगा। जैसे कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा, और कर्ल स्क्वायर वी अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में कर्ल स्क्वायर वी अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 0 होगा। इसका मतलब इस नोट में क्या कह रखा है कि अगर आपके पास कोई एफ जेड फंक्शन दे रखा है जो कि आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, वो अगर एनालिटिक फंक्शन है देन आपके पास जो u और v जो होंगे वो बोथ हार्मोनिक फंक्शन होंगे। तो u और v जो है वो दोनों क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। क्लियर है? यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ अ फंक्शन। तो अब आपको समझना है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर एफ जेड आपके पास कोई भी एनालिटिक फंक्शन दे रखा है और एफ जेड कैसा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, तो एफ जेड इक्वल्स टू में u प्लस आयोटा v अगर को एनालिटिक फंक्शन दे रखा है तो इसका मतलब u और v जो है वो आपके हार्मोनिक फंक्शन होंगे। और अगर u और v आपके हार्मोनिक फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि u और v जो है वो एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। क्लियर है? तो ये आपके पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट की डेफिनेशन होती है। नोट में देखिए क्या है, u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन। कि u और v दोनों हार्मोनिक फंक्शन है। देन एफ जेड u प्लस आयोटा v मे बी और मे नॉट बी एनालिटिक फंक्शन। कि अगर हमें ये दे रखा हो कि u v दोनों हार्मोनिक फंक्शन है लेकिन एफ जेड जो आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है ये आपका एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब है कि मीन्स नीड नॉट बी सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन। इसका मतलब है कि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इस नोट का देने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एनालिटिक फंक्शन अगर आपको दे रखा है तो u और v जो है वो आपके हार्मोनिक फंक्शन होंगे। लेकिन अगर आपको u और v हार्मोनिक फंक्शन दे रखे हैं तो आपके पास जो एफ जेड u प्लस आयोटा v जो फंक्शन बनता है वो आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं होता। जरूरी नहीं कि वो आपका एनालिटिक हो। क्लियर है? यानी कि कन्वर्स कंडीशन दे रखी है। ओके, नेक्स्ट जो रिजल्ट है ये देखिए क्या कह रहा है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। वही सेम है कि अगर आपके पास रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, u होगा, और इमेजिनरी पार्ट v होगा। तो u और v दोनों क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन होने के लिए लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई
सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो है वो आपको सेम यहाँ पर वर्डिंग में दे रखी है। इसको इस तरीके से भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आर हार्मोनिक फंक्शन, कि आपके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं एनालिटिक फंक्शन के वो हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। क्लियर है? तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कंस्ट्रक्शंस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, की एनालिटिक फंक्शन को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये हम यूज करते हैं मिलने थॉम्पसन्स मेथड का, और मिलने थॉम्पसन्स मेथड से हम क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। और ये जो केस है वो आपको एज इट इज भी जो है वो क्वेश्चन में मिल सकते हैं, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल टाइप अगर आपका एग्जाम आएगा तो उसमें जो है वो आपसे ये जो केस है इनके बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो देखिए मिलने थॉम्पसन्स मेथड जो होता है ये आपको 4 केस देता है, उसमें से हम फर्स्ट केस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि जैसे आपके पास मान लीजिए एफ जेड जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है जो कि u प्लस आयोटा v की फॉर्म में होता है। u आपके पास जो है ये आपके रियल पार्ट होता है और v जो है ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। क्लियर है? ये चीज आपको पता है। तो अगर आपको एफ जेड इज इक्वल्स टू में u ऑफ x कोमा y अगर ये फॉर्म अगर दे रखी है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन में रियल पार्ट दे रखा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो इसके लिए आपके पास फर्स्ट ये है कि आप u का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालो और u का आप y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालो। क्लियर है? देन जब आप u को x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालोगे इसको आप इक्वल रखो फाई 1, यहाँ पर लिख देती हूँ कि कर्ल u अपॉन में कर्ल x आप निकालोगे उसको आप नाम दोगे फाई 1 x कोमा y, और जब आप u का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालोगे उसको आप नाम दोगे फाई 2 x कोमा y। क्लियर है? सबसे पहले आपको चेक करना है कि एफ जेड फंक्शन आपका रियल है या इमेजिनरी है। अगर रियल दे रखा है तो आप उस u का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालो, फिर उसको आप फाई 1 x कोमा y नाम दो, फिर आप उस u का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालो और उसको फाई 2 x कोमा y नाम दो। क्लियर है? देन आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर फाई 1 x कोमा y जो आया है इसमें आपको चेंज करना है x को z में और y को 0 में। तो x इज इक्वल्स टू z रखो और y इज इक्वल्स टू में 0 रखो। तो यहाँ पर जैसे आप कर्ल u अपॉन में कर्ल x आपके पास कुछ वैल्यू आएगी उसमें आपके पास x और y की टर्म्स आएंगे, उसमें आपको क्या करना है x की जगह पर z रखना है और y की जगह पर आपको 0 पुट करना है। क्लियर है? देन आपके पास यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला बनेगा एफ जेड एनालिटिक फंक्शन का कि इंटीग्रेशन ओवर फाई 1 x कोमा y फाई 1 z0। फाई 1 z0 का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर फाई 1 में जैसे x की जगह पर z पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा फाई 1 z0 बनेगा, और सेकंड आपके पास क्या बनेगा फाई 2 z0 बनेगा। क्लियर है? तो ये जो है वो आपके पास वैल्यूज बन जाएंगी फाई 1 z0 और फाई 2 z0। देन आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा एनालिटिक फंक्शन का कि एफ जेड इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ओवर फाई 1 z0 माइनस में आयोटा फाई 2 z0 dz प्लस में c। तो यहाँ पर इसको आप इंटीग्रेशन वैल्यू इसकी सोल्व कर लो, वो आपके पास एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर नोट्स में जो लिख रखा है ये भी देख लीजिए कि व्हेन ओनली रियल पार्ट u ऑफ x कोमा y इज गिवन, कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट दे रखा हो तो आप फाइंड करोगे कर्ल u अपॉन कर्ल x और कर्ल u अपॉन कर्ल y, फिर इनको आप इक्वल रखोगे कर्ल u अपॉन कर्ल x को फाई 1 x कोमा y के और कर्ल u अपॉन में कर्ल y को फाई 2 x कोमा y के। क्लियर है? यानी कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कर्ल u अपॉन कर्ल x फाई 1 x कोमा y और कर्ल u अपॉन कर्ल y फाई 2 x कोमा y। क्लियर है? फिर हम x की जगह पर z पुट करेंगे और y की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो जब हम x की जगह पर z पुट करेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे तो फाई 1 z0 बन जाएगा और ये आपका फाई 2 z0 बन जाएगा। देन आपके पास एनालिटिक फंक्शन का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर ये आपका कंप्लीट यहाँ पर आया नहीं था तो मैंने अगेन लिख दिया कि एफ जेड इज इक्वल्स टू में फाई 1 z0 माइनस में होता है आपके पास आयोटा फाई 2 z0 dz प्लस में c। क्लियर है? तो जब रियल पार्ट दे रखा हो क्वेश्चन में तो उसमें आपको एनालिटिक फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से कि भाई मिलने थॉम्पसन्स ये बताओ कि अगर आपको एफ जेड फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट दे रखा है तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो सॉल्यूशन आपका एफ जेड इज इक्वल्स टू में फाई 1 z0 माइनस में आयोटा फाई 2 z0 बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दे रखा हो, इमेजिनरी पार्ट आपका v ऑफ x कोमा y होता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे। तो फर्स्ट सेम आप v का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव और v का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालोगे, देन आप उनको नाम दोगे। जब आप v का x के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव निकालोगे उसको आप नाम दोगे साई 2 x कोमा y, यानी कि v का x के रिस्पेक्ट निकालोगे तो आप इसको साई 2 x कोमा y नाम दोगे। क्लियर है? और v का जो y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो इसको आप नाम दोगे साई 1 x कोमा y।
क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट में सेम वही करोगे, एक्स की जगह पर जेड पुट करोगे और वाई की जगह पर 0 पुट करोगे। तो आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये आपका बन जाएगा जो कर्ल v अपॉन कर्ल x है ये आपका psi2 z0 बन जाएगा, और कर्ल v अपॉन कर्ल y ये आपका psi1 z0 बन जाएगा। क्लियर है। देन आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा कि एफ जेड इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन psi1 z0 प्लस में होता है इसमें आयोटा psi2 z0 dz प्लस में c। ये जो फॉर्मूला है वो आपको एज इट इज याद रखना है। सेम आपका जो केस नंबर फर्स्ट था उसमें जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो भी एज इट इज याद रखना है। क्लियर है। तो ये आपके दो केस होते हैं, जब अगर आपको रियल पार्ट दे रखा हो तब, और जब आपको इमेजिनरी पार्ट दे रखा हो तब। नेक्स्ट केस देखिए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास केस नंबर थर्ड आता है। केस नंबर थर्ड में अगर आपको वैल्यू दे रखी हो u माइनस वी में, यानी कि जब आपको u माइनस वी की फॉर्म में अगर वैल्यू दे रखी हो, जैसे आपको क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा u माइनस में v, देन आपको यहाँ पर कुछ फंक्शन जो है वो डाल दिया जाएगा। क्लियर है। तो u माइनस वी की अगर फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एफ जेड लोगे। एफ जेड आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता है, ये आपका कैसे वेरी करता है u प्लस आयोटा वी की फॉर्म में। इसको आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, तो आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आयोटा u माइनस में v बन जाएगा। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो एफ जेड कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा बन जाएगा। और यहाँ पर ऐड करूंगी तो देखिए यहाँ पर आपका रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो u माइनस वी हो जाएगा। इन दोनों में आयोटा कॉमन आ जाएगा तो u प्लस वी हो जाएगा। अब ये जो है इसको मैंने कैपिटल एफ जेड नाम दे दिया, और इसको मैंने कैपिटल u और इसको कैपिटल v नाम दे दिया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एफ जेड जो है वो आपके पास 1 प्लस आयोटा एफ जेड है, और u जो है वो आपका u माइनस वी है, और v जो है वो आपका u प्लस वी है। क्लियर है। देन जो ये आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, जो केस नंबर फर्स्ट हमने किया था उस टाइप का। यानी कि इसमें आपका ये जब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट बचेगा। तो अगर आपके पास यहाँ पर एफ जेड जो है रियल पार्ट देगा तो आपके पास केस नंबर फर्स्ट टाइप हो जाएगा। उसमें आप क्या करोगे, सेम एज इट इज वही करोगे। आप जो है वो उसका पहले एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे। फर्स्ट को आप phi1 x, y नाम दोगे, और सेकंड को phi2 x, y नाम दोगे। फिर x की जगह पर z और y की जगह पर 0 पुट करोगे। सेम एज इट इज रूल वहां पर चलेगा। तो आपके पास एफ जेड जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा phi1 z0 माइनस में आयोटा phi2 z0 dz प्लस में c। क्लियर है। और एफ जेड की वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, क्योंकि यहां से देखिए हमने एफ जेड को क्या माना था, 1 प्लस में आयोटा एफ जेड। हमें यहाँ पर स्मॉल एफ जेड की वैल्यू निकालनी है, तो जो कैपिटल एफ जेड था उसके अपॉन में 1 प्लस आयोटा चला जाएगा। तो यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी, तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। कब होता है ये, जब आपके पास u माइनस में v होता है। तो जब आपके पास u माइनस v होगा तो आपके पास फर्स्ट रूल लगेगा। फिर फोर्थ नंबर केस है। फोर्थ नंबर केस में जब u प्लस v आपको दे रखा हो तो वहां पर आपके पास जो हमने केस नंबर सेकंड किया था वो रूल लगेगा। इसमें सेम एज इट इज आप क्या करोगे, एफ जेड को मान के चलोगे u प्लस आयोटा v, फिर आप इस एफ जेड को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा एफ जेड इज इक्वल्स टू में आयोटा u माइनस में, यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो माइनस v आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 प्लस आयोटा एफ जेड, और यहाँ पर u माइनस में v, और आयोटा कॉमन लेंगे तो u प्लस v। अब इसको मैंने कैपिटल एफ जेड नाम दे दिया, और इसको मैंने u प्लस आयोटा v नाम दे दिया। क्लियर है। जहां पर एफ जेड आपका 1 प्लस आयोटा एफ जेड है, और u आपका u माइनस वी है, और v आपका u प्लस में v है। क्लियर है। देन यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये आपकी रिड्यूस हो जाएगी किसके अंदर, इमेजिनरी पार्ट के अंदर। देन अगर आपका इमेजिनरी पार्ट के अंदर रिड्यूस हो जाएगा तो हम यहाँ पर सेकंड रूल को यूज करेंगे। सेकंड रूल में क्या था कि हम इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट और y के रिस्पेक्ट। जब हम उसको x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे उसको हम psi2 x, y नाम देंगे, और जब हम उसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट करेंगे उसको हम psi1 x, y नाम देंगे। इसमें जो है वो अपोजिट होता है, x के रिस्पेक्ट होता है तो 2 नाम देते हैं, और y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम psi1 नाम देते हैं। देन x की जगह पर z और y की जगह पर हम 0 पुट करेंगे। देन आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा एफ जेड इज इक्वल्स टू में psi1 z0 प्लस में आयोटा psi2 z0 dz प्लस में c। देन आपके पास यहाँ पर जो एफ जेड है वो कैसे यूज होगा, एफ जेड आप इस तरीके से निकालोगे, कैपिटल एफ जेड अपॉन में 1 प्लस में आयोटा। क्लियर है। तो ये आपके पास फॉर्मूले होते हैं, एज इट इज आपको याद रखने हैं। क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ पर
जो फर्स्ट मैंने आपको रूल करवाया था उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देती हूँ कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो वो यहाँ पर बनते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो काफी लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट जो है वो एक क्वेश्चन में लग जाएंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो। ऐसे टाइप क्वेश्चन को छोड़ने में ही जो है वो भलाई है। लेकिन अगर कोई छोटी अगर फॉर्मेट आ जाए तो उसमें हम इस क्वेश्चन को जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको देती हूँ, फर्स्ट टाइप का जो केस हमने किया था उससे रिलेटेड हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो वो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, हमें यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है। क्लियर है? हमें यहाँ पर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, जहां पर यू हमें दे रखा है log ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो आपका u है ये आपका रियल पार्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पर हमें रियल पार्ट दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ल u अपॉन में कर्ल x निकालेंगे। तो इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है log में जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो ये यहाँ पर जो रूट है ये इसका मतलब 1/2 है, तो 1/2 आगे आ जाएगा। इसका हम log x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1/x होता है। x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। देन हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्लियर है? फिर हम इस u का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा। log x का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका हम y के रिस्पेक्ट करें तो 2y होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू हो जाएगी y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब जो कर्ल u अपॉन कर्ल x था इसको हमें नाम देना है phi1x, y, और जो आपके पास कर्ल u अपॉन कर्ल y है इसको हमें नाम देना है phi2x, y। क्लियर है? अब देखिए नीचे जो है वो बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, तो अगर आपका यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस बन रहा है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पर कर्ल u अपॉन कर्ल x जो है उसको हम phi1x, y जो है वो नाम दे रहे हैं, और कर्ल u अपॉन कर्ल y को हम phi2x, नाम दे रहे हैं। क्लियर है? फिर हमें क्या करना होता है, हमें x की जगह पर हमें z पुट करना होता है और y की जगह पर 0 पुट करना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ल u अपॉन में कर्ल x, इसमें हम x की जगह पर z पुट करेंगे और y की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो आपके पास ये वैल्यू है, इसमें हमें x की जगह पर z पुट करना और y की जगह पर 0। तो ये आपके पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, z अपॉन में z स्क्वायर। एक z से एक पावर चली जाएगी, आपके पास 1/z बचेगा। क्लियर है? देन हम यहाँ पर कर्ल कर्ल u अपॉन में कर्ल y जो है इसमें हम x की जगह पर z पुट करेंगे और y की जगह पर हम 0 पुट करेंगे। तो इसमें पुट करो, हमें 0 पुट करना y की जगह पर, तो 0 अपॉन में कुछ भी करो, ओवरऑल आपका यहाँ पर 0 बन जाएगा। क्लियर है? अब ये जो है वो वैल्यू आपके पास क्या है, phi1 z0 की है, और ये आपके पास phi2 z0 की वैल्यू है। क्लियर है? देन आपके पास एफ जेड का सॉल्यूशन क्या बनता था, इंटीग्रेशन ओवर में phi1 z0 माइनस में आयोटा phi2 z0, ठीक है, इनटू में dz प्लस में c। अब phi1 z0 की जो वैल्यू है ये आपके पास क्या, इंटीग्रेशन ओवर में 1/z और माइनस में आयोटा के मल्टीपल में z, क्योंकि ये तो वैल्यू आपके पास 0, ओवरऑल 0 बन जाएगा, तो dz प्लस में c आ जाएगा। अब आपको पता है इंटीग्रेशन जो होता है 1/z का वो log z होता है, तो log z प्लस में c, तो ये आपके पास एनालिटिक फंक्शन आ गया एफ जेड इज इक्वल्स टू में log z प्लस में c। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन आ गया। तो इस तरीके से हम एनालिटिक फंक्शन जो है वो निकालते हैं। क्लियर है? तो ये जो है वो हमारी फर्स्ट यूनिट थी, जो कि मैंने आपको कंप्लीट एक ही वीडियो में यहाँ पर करवा दी है। होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।